डालोगे आर्किटेक्ट, उसको बोलोगे स्ट्रक्चर इंजीनियर की सर इसमें ये कम है, तो न्यू ड्राइंग आएगी, उसको रिवीजन बोलते हैं। तो उसमें देखना है कि उसके हिसाब से काम हो रहा है, R1 R2 R3 ऐसा रहता है, साइड पे आपको सुनने को मिलेगा। तो जो नई रिवीजन आई होगी, नई रिवीजन में कुछ चीजें ऐड की होती है, तो पुरानी ड्राइंग को फाड़ के फेंक देना होता है जो रिवीजन है, तो उसके हिसाब से काम हुआ है कि नहीं हुआ है ये चेक करना होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्या देखना है आपको, जो भी हमारा वो है बीवीएस, हमें साइट पे काम करवाने के लिए जो स्टील होता है बार बेंडिंग शेड्यूल करना पड़ता है, तो वो चेक करना है कि प्रिपेयर उसको बना लिया है और अप्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैं बता रहा हूँ आपको, आप कॉन्ट्रैक्टर ठीक है और टाटा आपका क्लाइंट है, तो आपको पहले बार बेंडिंग शेड्यूल आपको बनाना होता है, फिर टाटा को देना है, टाटा के इंजीनियर उसको चेक करेंगे कि आपने बीवीएस से ही बनाया। जब वो सिग्नेचर स्टैंप आपको लगा के दे देंगे, फिर आपको काम स्टार्ट करना होता है, तो वो चेक कर लेना कि वो अप्रूव्ड था कि नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्रोजन ट्रीटमेंट। ठीक है, कोई सरिया क्या होता है, क्रोजन लग गई होती है, काफी टाइम से पड़ा होता है, तो अगर वो सरिया ठीक है तो आप उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको क्रोजन लगी है तो उस पर ट्रीटमेंट किए हुए कि नहीं किए हुए। देखो काफी ट्रीटमेंट होते हैं, जो सिंपल ट्रीटमेंट रहता है, कोई भी आजकल बहुत केमिकल लगे हैं, पेंट हैं, कि डायरेक्ट उस पर पेंट लगा दो, अप्लाई कर दो, तो क्या होगा, क्रोजन रुक जाएगी और क्रोजन जो लगी होगी वो थोड़ी साफ हो जाएगी। दूसरा तरीका होता है, मतलब जिंक लगाया जाता है, जिंक का कोटिंग की जाती है। तो ऐसे काफ़ी तरीके होते हैं क्रोजन ट्रीटमेंट के। अगर वो कहा है, अगर क्रोजन है बार पे, तो आपको वो किया नहीं किया। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जो भी बीवीएस आपने साइन करके दी थी, ठीक है, उन्होंने कहा था कि बीवीएस बढ़िया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो फिर आपने जब कटिंग कर ली, उसको बेंड दे दिया, बार को डेवलपमेंट लेंथ कर ली, उसका रिंग का शेप बना लिया, लेंथ कर ली, तो क्या अकॉर्डिंग बीवीएस के हुई है, वो जितना बीवीएस में मेंशन था उस हिसाब से हुई है कि नहीं हुई है। फिर बेसिक पॉइंट चेक करने होते हैं, बार का डायामीटर, ठीक है, उसकी शेप किस हिसाब से, मतलब जैसे उसने एल कहा था, ऐसे एल बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है। डायमेंशन उसने कहा था कि ये हमें रखनी है डायमेंशन 3 मीटर, तो 3 मीटर है कि नहीं है, तो ये डायमेंशन भी हो गई। नंबर ऑफ बार उसने कहा था कि हमारा जो बीम है ऊपर उसके 3 बार आएंगे, तो 3 है कि नहीं है वो भी। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क जो रहेगा कि ये सरिया यहाँ यूज़ होगा, ये सरिया यहाँ यूज़ होगा, उसका अलग से आइडेंटिफिकेशन मार्क रखा है कि नहीं रखा है, टैग लगाया, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। फिर चेक करना होता है क्लीननेस ऑफ बार, कि आपका जो बार यूज़ होने जा रहा है उसमें कहीं डर्ट तो नहीं लगी है, कहीं क्रोजन तो नहीं है, साफ़ सुथरा बार है, कहीं शटरिंग ऑयल तो नहीं लगा है, ये सब चीज़ें भी चेक करनी होती हैं। सातवां पॉइंट रहता है, जो भी कॉलम रीइंफोर्समेंट है वो एकदम वर्टिकल खड़ी है कि नहीं। देखो सरिया खड़ा करके चला जाता है, जो बाइंडर होता है स्टील का, स्टील की डिटेल स्टील सेट करता है, ठीक है, तो वो खड़ा करके चला गया। फिर शटरिंग वाला आया, शटरिंग वाले ने अपनी शटरिंग शुरू की, तो थोड़ा हिला दिया, तो आगे पीछे अगर हो गया होगा तो दिक्कत होगी। तो कॉलम की रिइंफोर्समेंट जैसे शटरिंग होती है उसके बाद भी आपको क्या करनी है, उसकी अलाइनमेंट चेक करनी है, प्रॉपर कवर है या प्रॉपर वर्टिकल है, ये चीज़ भी देखनी होती है। फिर नेक्स्ट चीज़ है, जो कॉलम के कवर ब्लॉक है, जो कवर ब्लॉक यूज़ कर रहे हो आप कॉलम में, बेसिकली वो स्पाइरल होनी चाहिए। जो देखा होगा आपने, घूमते हैं, सामने पिक भी देख रहे होंगे आप, ये वाले कवर ब्लॉक वहाँ यूज़ किए जाएंगे कि शटरिंग जब लगाई जाएगी कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी, आपका गिरेगा नहीं वो। नेक्स्ट 9th नंबर आप देखो, ये सामने मैं दिखा देता हूँ, जो स्टीरअप है वो इस तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि अल्टरनेट हो, मतलब ये हमारा सरिया है, ठीक है, ये हमारा स्टीरअप है, और देखो उन्होंने क्या कहा है, क्लोजर क्या हो गया, जहां हुक होती है आपकी, आपका किस हिसाब से रहता है स्टीरअप, ये रहता है ऐसे, ये उसका क्लोजर है, मतलब ये हुक है जहां से बंद होता है। तो एक हुक यहाँ आनी चाहिए, एक हुक यहाँ आनी चाहिए, एक हुक यहाँ आनी चाहिए, मतलब ऐसे अगर सरिया ये है, एक कॉलम खड़ा है, तो यहीं यहीं एक तरफ हुक्स नहीं रहनी चाहिए आपकी, मतलब आगे पीछे हुक होनी चाहिए कि बाद में अगर शिवर करे आपको कॉलम अटके वगैरह आए तो पकड़ के रखे, हुक का काम ही वही है, ठीक है, सरिये को पकड़ के रखना। फिर जो है जो उसने कहा है, जो भी स्पेसिंग और पोजीशनिंग है बार की, कि आपकी ड्राइंग ने कहा है कि ये सरिया इतने स्पेसिंग पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, 16 mm का यहाँ आएगा, तो उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। फिर देखना है
कि ज़्यादा लैब तो नहीं दिए गए हैं, एक जगह लैब तो नहीं डाल दिया। लैब का मैं आगे अच्छे से समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से मैं लैब का आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ जो इंटरव्यू में पूछी जाती है और प्रैक्टिकल साइड पे काम करेगा। पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं और लास्ट में वो लैब वाली चीज़ मत छोड़ना, वही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो की। तो बेल्ट, अगर जहाँ उन्होंने कहा कि आपको बेल्ट करना है, जहाँ बट जॉइंट लगाना है, तो वो प्रॉपर है कि नहीं वो चेक कर लेना। और जहाँ पे फुटिंग है, स्लैब है, वहाँ पे जहाँ चेयर आती है, तो वहाँ पे चेयर आप सब लोगों को पता है, दो रिइंफोर्समेंट मतलब दो सरियों को दूर, एक दूसरे से दूर रखने के लिए स्लैब हो गई, फुटिंग हो गई, वहाँ हम यूज़ करते हैं चेयर, रेस्ट कर सके हमारा सरिया। जहाँ कवर ब्लॉक, वो प्रॉपर से दिया कि नहीं दिया, ये चेक करना है। फिर जो बाइंडिंग वायर है, ये बहुत गलती होती है कि बाइंडिंग वायर क्या करते हैं, शटरिंग वाले बाहर से बाइंडिंग वायर कील मारेंगे और बाहर से बाइंडिंग वायर को टाइट करके सरिये को बांध देंगे। जहाँ आपकी शटरिंग और बाइंडिंग वायर कभी भी टच नहीं होनी चाहिए, ये काफ़ी इंजीनियर्स को नहीं पता होगा। कभी भी कंक्रीट के फेस में बाहर आपकी, मतलब देखो क्या किया होता है उन्होंने, आपकी जो शटरिंग है उसको बाइंडिंग वायर बांधते हैं, फिर सरिये को बांध देते हैं कि आपका दोनों चीज़ें पकड़ के रखें एक दूसरे को। लेकिन जब कंक्रीट हो जाता है तो वो एक रास्ता बन जाता है, क्योंकि जो बाइंडिंग वायर है वो जल्दी क्रोजन पकड़ती है और एकदम से खत्म हो जाती है, तो वो जगह पोरस हो जाती है, मतलब वहाँ पे सीपेज स्टार्ट हो जाती है और अंदर जब पानी पहुँच गया उस कंक्रीट के अंदर से थ्रू सरिये पे, तो वो डिट्रॉयड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बाइंडिंग वायर कभी भी टच नहीं होने देनी है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ है, जो भी फिक्सचर्स होते हैं, मतलब लगा लो कोई बोल्ट आना है, या इंसर्ट प्लेट्स आनी है, या कंड्यूट पाइप आनी है, वो एमईपी से क्लियरेंस ले लेने हैं। जो भी ये उसका मैकेनिकल का काम देखता है, लगा लो बिजली का हो गया, जहाँ आपका पानी का, सॉरी मैकेनिकल का काम होगा, क्योंकि इंसर्ट प्लेट और उनका काम रहता है ये फिक्सचर का। तो वो देख लेना कि ड्राइंग, एमईपी की ड्राइंग में वो मेंशन है, कहीं इंसर्ट प्लेट आती है तो वो लगा दो, कहीं कंडक्ट पाइप आती है तो वो लगा दो। किसके लिए यूज़ होती है इंसर्ट प्लेट? फ्यूचर में मतलब कुछ उस पर बेल्ट करना होगा, जहाँ कंडक्ट पाइप का उसमें से पाइप लानी होगी फायर की, तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको वो चेक कर लेना है। फिर जो जहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट आता होगा, ठीक है, आपकी कोई वॉल है लंबी सी 42 मीटर 43 मीटर, तो थोड़े टाइम बाद उसमें एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ेगा। तो जहाँ एक्सपेंशन जॉइंट आता होगा वहाँ एक्सपेंशन जॉइंट डाला है कि नहीं। और वाटर वॉल, अगर आपकी कोई वाटर टैंक बन रहा है या कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर है कि पानी अंदर नहीं आना चाहिए, तो बीच में वाटर वॉल डाला जाता है कि सीपेज अंदर ना हो, जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे वाटर वॉल डाला जाता है। तो आपका जो वाटर वॉल है वो प्रॉपर से प्रोवाइड किया कि नहीं किया, ये सब चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट आपको देखना है, जो भी जंक्शंस होते हैं उसमें बहुत गलती कर देते हैं, क्योंकि उसमें दिक्कत आती है, टाइम लगता है कॉन्ट्रैक्टर का। तो जो भी कॉलम बीम के जंक्शन होंगे, वहाँ पे जो भी बार होंगे, वर्टिकल बार होंगे, उनमें स्टीरअप, उसमें रिंग प्रॉपर होनी चाहिए, टाइज प्रॉपर, मतलब जैसे नीचे से ऊपर आ रहे हो वैसे ही वहाँ पे होनी चाहिए। नहीं डालते हैं क्योंकि बीम डालने में दिक्कत आती है, डेवलपमेंट लेंथ डालने में दिक्कत आती है कॉलम में, तो इसलिए क्या करते हैं वहाँ खाली छोड़ देते हैं जगह। तो वहाँ पे प्रॉपर स्टीरअप होनी चाहिए, प्रॉपर आपके जो रिंग आते हैं या टाइज होती हैं एक दूसरे से, सब चीज़ें बंदी होनी चाहिए, ये चीज़ भी आपको देनी है। और चारों तरफ कवर मिलना चाहिए, ये वहाँ पे मिस्टेक की जाती है, और जहाँ पे नहीं ये मिस्टेक करनी होती है वहीं पे ये मिस्टेक की जाती है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। 17th नंबर आप देखो, आपको क्या करना है, जो डॉवल्स होते हैं, डॉवल्स हो गई, पोजीशनिंग हो गई, तो आप डॉवल्स क्या है कि बाद में उस सरिये को यूज़ करके दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है या कुछ आने वाला है, तो वहाँ पे सरिया निकाला जाता है, ठीक है। मिनिमम 12 mm का डाया रखा जाता है डॉवल्स का। डॉवल्स हो गई, तो वो ड्राइंग के हिसाब से डाले हैं कि नहीं डाले हैं। ये आ गया 18वां पॉइंट, ये है हमारा जॉगलिंग पे। तो इसको मैं ले जाऊंगा 20वें पॉइंट पे। इस दोनों पॉइंट को खत्म करके इसको शुरू करेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1:6 क्या है, इसको बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। 5 मिनट लूंगा इस पॉइंट पे मैं। तो जॉगलिंग का अलग से करते हैं, लेकिन 19वां नंबर हम देख लेते हैं। जो भी इंस्पेक्शन रहेगी, पहले वो कंसल्टेंट, देखो क्लाइंट हमारा टाटा वाले चेक करके चले जाएंगे, क्योंकि क्लाइंट हमारा वो है, उनसे करवा लो। फिर जो भी रेक्टिफिकेशन देते हैं कि यहाँ पे कवर नहीं है, यहाँ पे बाइंडिंग वायर है, यहाँ पे, वो चीज़ें कर लो। फिर एक बार उससे चेक करवा लो, फिर कंक्रीट होना चाहिए। अगर उसने रेक्टिफिकेशन दी, आपने कुछ सही नहीं किया, तो वो दोबारा से स्ट्रक्चर तोड़वा सकता है आपसे, ये चीज़ भी देखना। 20वां पॉइंट हमारा सेफ्टी नॉर्म्स, SHE प्रोसेस जो रहता है सेफ्टी के हिसाब से। यहाँ कंक्रीट करने के लिए आपको इतना भाड़ा डालना है, मतलब खड़े होने के लिए जगह बनानी है, जहाँ से रास्ता खराब है, तो जहाँ भी स्टील बांधा जा रहा है, कंक्रीटिंग होगी, वहाँ पे सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से आपको पूरा करना है, उसको चेक करवा लेना है, फिर आपका कंक्रीट होगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन इंजीनियर होगा, भले आप हो, आपने साइन कर देने हैं, यहाँ पे क्लाइंट के साइन हो जाएंगे, तो फिर वो स्ट्रक्चर हमारा
प्रोसेस्ड हो गया, पूरा सही तरीके से काम हो गया। अभी आता है जॉगलिंग पे, इसको समझो। तो ये सब चीज़ें पिक्स की हेल्प से आपको समझाता हूँ, बेसिक समझाता हूँ पहले। देखो, जो आपका लैप होता है कभी भी इस तरीके से नहीं देना है। सब इंजीनियर को पता है कि क्या बता रहे हैं सर, लेकिन आपको ये बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लैप इस तरीके से आपको नहीं देना है, क्लियर? आपको देना है स्टैगर्ड करके। मतलब स्टैगर्ड कैसे होगा आपका, एक लैप ऊपर आना चाहिए, एक नीचे आना चाहिए, एक यहाँ, एक यहाँ। और जोन होता है इसमें, जो सेफ जोन होता है, जहाँ पे फेलियर के चांसेस कम होते हैं, वो होता है ये जोन, बी जोन। मतलब कॉलम के सेंटर में होता है मोस्टली ये जोन। मैं आगे बताता हूँ कितने बाय कितने पे छोड़ना होता है आपको। तो जो इस तरीके से आपके सारे लैप आने चाहिए, आगे पीछे आने चाहिए, लेकिन जोन 2 में आने चाहिए, जोन ए में नहीं आने चाहिए, जोन बी में नहीं आने, जोन बी में आने चाहिए। और इस लैब के सेंटर से इस लैब के सेंटर तक 1.2 इंटू डी होता है डिस्टेंस, इतना होना चाहिए दोनों के बीच, क्लियर? फिर हम आते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं जॉगल का समझाने वाला था। जॉगल आपको किस तरीके से देनी है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो जॉगल का जो आपका ये होता है, ये ऐसे आया सर, ये जो इतना ये है, ये 6D होना चाहिए। कितना? 6D। अगर आप सोच लो 10 mm, ऐसे तो 12 mm के ऊपर का सरिये को जॉगल किया जाता है। तो लगा लो आपने 16 mm के सरिये को जॉगल किया, 16 इंटू 6 कितना होता है, वो आपका ये डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है? ना कम ना ज़्यादा, 6D के हिसाब से आपका जॉगल लेंथ होना चाहिए। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, टाटा के पूछा गया था, पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इंटरव्यू देने गया था एफकॉन में, तो वहाँ से मेरे को ये पूछा गया कि सर जो जॉगल देते हैं हम लोग, तो कितना लेंथ उसको होना चाहिए। तब नई आइडिया था इतना, क्योंकि फ्रेशर था तब में। तो 6D के हिसाब से हमें जॉगल लेंथ देना होता है, ये याद रखना। फिर हमारा जो मैं लैब का बोल रहा था आपको, लैब हमें बी सेक्शन में देना होता है। L/4 L/2 मतलब 3 मीटर अगर हमारा वो है, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर देना है। L हमारी लेंथ हो गई 4, तो उतना ये जोन ए होगा हमारा, 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, और ये जोन L/2 वो ये जोन होगा। इस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा। फिर आपको जो कवर देना होता है, जो जब आपको लैब करना है, तो ध्यान देना लैब किस तरीके से होना चाहिए। लैब आपका होना चाहिए इस तरीके से। क्यों इस तरीके से? कि आपका जो सरिया है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। अगर बाहर की तरफ होगा तो हमारा कवर, ऊपर से हमारा 50 mm कवर है, यहाँ हमें सिर्फ 20 mm कवर मिलेगा। समझे क्या? समझे? फिर से समझाता हूँ। देखो, ये हमारा जो लैप होगा वो अंदर की तरफ आपका आना चाहिए। बाहर की तरफ गया तो सरिये का सिंपल ही है कि आपका वही कम हो जाएगा। ये आपका वो भी जानता होगा जो बांध रहा है सरिया। फिर आपका जहाँ लैप आता है जोन बी में, हमें जहाँ लैप आना है हमारा जो स्टीरअप है वहाँ स्पेसिंग कम कर देनी है। अगर आप 125 की स्पेसिंग ऊपर प्रोवाइड कर रहे हो दोनों तरफ, नीचे ऊपर, यहाँ पे आपको 100 mm स्पेसिंग कर देनी है, कि आपका जो यहाँ से वीक सेक्शन हो जाती है ना, ये क्यों वीक सेक्शन, वहाँ पे लैप आ रहा है तो जहाँ तो बट ज्वाइंट करो यहाँ पे। फिर हमारा आता है लैपिंग, हमें सेम लेवल नहीं देनी है, और ये क्लियर हो गया आपको। फिर हमें कवर का, मैंने जैसे आपको बताया कि कवर आपका अंदर से आपको लैप करना है, बाहर से नहीं, तो आपका प्रॉपर कवर आपको मिलेगा। देखो, ये दोनों टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली एक चीज गलत है। आपका जो जॉगल होना चाहिए वो ऊपर वाला, मतलब देखो ऊपर से लोड आएगा तो इस तरह से अगर जॉगल होगा तो आपका लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ऐसे जॉगल होगा, देखो नीचे ऊपर वाला सरिया हमेशा जॉगल होना चाहिए। कौन सा? जो लैप करने जा रहे हो वो सरिया जॉगल रखना है, नीचे वाला मत रखो। जैसे ये है नीचे वाला, देखो नीचे से ऐसे जॉगल है, ऊपर से ये देखो, इस चीज को समझो। अगर जो लोड आएगा तो स्लिपेज के चांसेस हो जाते हैं, यहाँ सरिया स्लिप कर सकता है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। तो आई होप मेरे ख्याल में ये चीजें आपको पता चल गई हैं। ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। थैंक यू गाइस।